नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ टॉक विद राजेश अग्रवाल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी वर्ल्ड इवेंट की, एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ की जो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी चर्चा में रही है। पिछले कुछ दिनों में आपने भी नाम सुना होगा। जी हाँ, हम बात करेंगे टर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित हागिया सोफिया म्यूज़ियम की। दोस्तों, ये म्यूज़ियम था, अब मस्जिद बना। उससे पहले भी ये मस्जिद था, उसके पहले वो चर्च था। तो ये कैसे कैसे बदला वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल में जाएंगे कि ये इसमें क्या क्या घटनाएं घटी, किसने क्या क्या किया, किसकी वजह से ये क्यों बार बार जो है चेंज हुआ। तो पहले मैं आपको इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, ये यूनेस्को में लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये 1500 साल पुराना इसका इतिहास है दोस्तों। 537 में बाइजेंटाइन एम्पायर, जो कि ग्रीक थे, उन्होंने इसको बनाया था 537 में। और 537 से 1453 तक 916 साल तक ये एक चर्च था, कैथेड्रल था। ठीक है, कैथेड्रल एक तरीके का चर्च ही होता है, लेकिन वो मेन चर्च होता है। बाकी सब चर्चों से अलग एक मेन चर्च होता है, काफ़ी बड़ा चर्च होता है, जिसमें प्रीस्ट नहीं होते, बिशप होते हैं। उन्हें बिशप कहा जाता है फादर की जगह पे। तो वो था ये। उसके बाद 1453 में जब वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आया, जो कि इस्लामिक एम्पायर था, उन्होंने इसको चर्च से हटा के मस्जिद में बना दिया। और ये 478 ईयर्स तक ये एक मस्जिद रहा। उसके बाद 1931 से 1934 तक इसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। और 1935 से जून 2020 तक अभी करंट ये एक म्यूजियम के तौर पे रहा फॉर 85 लॉन्ग ईयर्स। जी हाँ, और जुलाई से 2020 से अब तक आप देख सकते हैं कि ये एक मॉस्क के नाम पे डिक्लेयर है। इस पर काफ़ी कंट्रीज़ ने सवाल उठाया है, पोप ने सवाल उठाया है, यूएस ने सवाल उठाया है, काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ ने सवाल उठाया है। और यूनेस्को ने तो उठाया ही है कि उनसे बिना डिस्कस किए, उनसे बिना जाने बिना बताए उनको, उन्होंने कैसे इसको चेंज कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ अभी कि ये म्यूज़ियम कैसे बना, उस पे आते हैं। पहले हुआ क्या था दोस्तों, जब ये ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी मिली थी टर्की को 1924 में, तो जो टर्की को आज़ादी दिलाई थी वो थे जनरल एटाटुर्क। जनरल एटाटुर्क एक डिक्टेटर थे, लेकिन वो एक ऐसे डिक्टेटर थे जो कि पब्लिक के भले के लिए काम करते थे, पब्लिक की भलाई के लिए काम करते थे। वो सेल्फ मोटिव पे काम नहीं करते थे, जैसे बाकी के डिक्टेटर होते हैं कि आप डिक्टेटर मतलब जो दुनिया को तबाह करता है, जो पब्लिक का नहीं सोचता, सिर्फ अपना सोचता है। लेकिन यहाँ ये अलग टाइप के थे, ये उल्टा था करते थे, ये पब्लिक के भले का काम करते थे। तो दोस्तों, जब ऑटोमन एम्पायर चला गया 1924 में, तो एटाटुर्क ने टर्की के संविधान की स्थापना की। और उन्होंने संविधान में ये कानून लेके आए वो कि जो टर्की है वो एक सेक्युलर कंट्री रहेगा। मतलब वहाँ पे 98% तो मुस्लिम थे, लेकिन 2% जो ज्यूज थे, क्रिश्चियन थे, कुर्दिश थे, उन लोगों के लिए भी उन्होंने जगह बनाई। उनके लिए अलग से उनके लिए स्कूल खोले गए, और जो डेडिकेटेड जो मुस्लिम स्कूल थे उनको बंद किया गया। तो सेक्युलरिज्म के नाम पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की जो लोगों को पसंद आई। और मेन तौर पे कि ये सेक्युलर कंट्री है, इसके लिए उन्होंने इसको 1935 में म्यूज़ियम डिक्लेयर कर दिया, ताकि लोगों को ये लगे कि ये एक सेक्युलर कंट्री है। ये मैसेज उन्होंने देना चाहा। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वो टर्की के पहले प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने टर्की के संविधान की स्थापना की। और उन्होंने संविधान में एक चीज़ और लिखवाई दोस्तों कि अगर कभी भी टर्की के सेक्युलरिज्म पे, टर्की के संविधान पे अगर कोई भी कभी भी खतरा आएगा, तो आर्मी कूप करके उसे बचाएगी, उसकी रक्षा करेगी और सरकार को वहाँ से हटाएगी। ये जिम्मेदारी आर्मी को दी गई थी एटाटुर्क द्वारा, उनके संविधान में ये उन्होंने मेंशन कराया। अब हम बात करेंगे जो करंट प्रेसिडेंट हैं, एर्डोगान, जो टर्की के करंट प्रेसिडेंट है। अब उनकी बात करते हैं, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं दोस्तों। तो एर्डोगान जो थे, उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की 90s में इस्तांबुल का मेयर के तौर पे, और मेयर के तौर पे इस्तांबुल में अपॉइंट हुए थे। और उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे दोस्तों, एजुकेशन में, फाइनेंस में, हेल्थ में, जीडीपी बढ़ाई, जॉब्स बढ़ाए लोगों के, बिजनेस
डेवलपमेंट में, काफ़ी सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छे पब्लिक भलाई के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। पब्लिक को वो बहुत पसंद आए, इसलिए उन्होंने 2003 में प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़े दोस्तों, सॉरी 2002 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़े दोस्तों, और वो इलेक्शन जीत गए। 2002 से 2014 तक वो 3 बार कंटिन्यू प्राइम मिनिस्टर बने रहे। पब्लिक का प्यार उन्हें मिलता रहा, पब्लिक के लिए वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहे दोस्तों, और पब्लिक के वो लोकप्रिय बन गए। मतलब पब्लिक हमेशा से सिर्फ उन्हें ही अपना लीडर मानना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो उन्हीं को वोट देते थे, वो प्राइम मिनिस्टर बनते रहे। लेकिन हुआ क्या कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि आप अगर 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो तो आप चौथी बार नहीं बन सकते। मैक्सिमम 3 बार ही एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब एर्डोगान का क्या हुआ, ये इन्हें सत्ता का ऐसा लालच सा हो गया था कि अब ये सत्ता छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ूंगा। पब्लिक का प्यार इनके साथ था, ये पब्लिक के लोकप्रिय थे, पब्लिक इन्हें पसंद करती थी, तो उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ा। प्रेसिडेंट इलेक्शन भी जीत गए और ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या हुआ दोस्तों, प्रेसिडेंट की कोई नॉर्मल सेरेमोनियल पोस्ट होती है टर्की में प्रेसिडेंट की, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास कोई पावर तो है नहीं, मैं किस टाइप का प्रेसिडेंट, सारी पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो उन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट्स में कि प्रेसिडेंट की पोस्ट ही प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ही एबोलिश कर दिया। मतलब वो पोस्ट खत्म ही कर दी कि अब कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनेगा, और जितनी भी प्राइम मिनिस्टर की जो पावर थी वो सारी प्रेसिडेंट को ट्रांसफर कर ली, मतलब खुद को ट्रांसफर करवा ली। तो वो इकलौते एक ऐसे इंसान बन गए जिसके पास सारी पावर थी पूरे कंट्री की, और किसी के पास कोई पावर ही नहीं, ना उनके नीचे कोई ना उनके ऊपर कोई। तो वो फुल पावरफुल, एक एब्सोल्यूट पावरफुल इंसान बन गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जब इतनी पावर किसी के पास आ जाती है तो उसके पास ऑफ कोर्स थोड़ा सत्य का नशा जब आ जाता है तो इंसान कुछ गलतियां भी करने लगता है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे ध्यान देना बंद कर दिया। कंट्री के डेवलपमेंट में ध्यान देना बंद किया तो कंट्री की जीडीपी नीचे आ गई, वहाँ पे जॉब्स कम हो गए, लोगों को नौकरी से निकाला जाने लगा, लोगों के पास बहुत सारे प्रॉब्लम हो गई। डॉलर के कंपैरिजन में इनकी जो करेंसी है उसका रेट नीचे हो गया। तो जो वहाँ की जो मीडिया थी, वहाँ के जो जर्नलिज्म था, उन्होंने उनसे सवाल करना शुरू किया और उनको क्रिटिसाइज़ किया। तो इन्होंने क्या किया, ये भाई साहब ने उन सबको जो इनके खिलाफ बोल रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, उनको सबको एक एक करके या तो नौकरी से निकलवा दिया जो गवर्नमेंट जॉब में थे, या फिर उनको बोला नौकरी से निकल गया अभी भी नहीं मान रहा है, उसको जेल में डाल दो। जो जर्नलिस्ट थे उन्हें भी जेल में डाल दिया जो उनके खिलाफ बोल रहा था। तो आप यकीन मानिए कि आज भी टर्की में इतने सारे जर्नलिस्ट बंद हैं जेल में कि नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, रशिया, चाइना, इन चारों कंट्रीज़ में जो इनके यहाँ भी यही चीज़ होती है कि ये जो इनके खिलाफ बोलता है ये उन्हें जेल में डलवा देते हैं। तो इन चारों कंट्रीज़ के मिला के इतने जर्नलिस्ट जेल में बंद नहीं होंगे जितने अकेले टर्की में जेल में बंद हैं। आप सोचिए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि इनमें सत्ता का नशा तो बढ़ता जा रहा था। अब ये किसी की सुन नहीं रहे थे, इन्हें सारी चीज़ें जो हैं अपने नज़रिए से ठीक और गलत लगने लगी थी। पब्लिक का इन्होंने सोचना बंद कर दिया था। तो क्या हुआ दोस्तों, 2016 में जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो मिलिट्री ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की चीज़ों को, और हाथ में लेने के बाद मिलिट्री कूप किया कि अब संविधान और सेक्युलरिज्म जो है शायद खतरे में नज़र आ रहा है, तो उन्होंने मिलिट्री कूप किया। मिलिट्री कूप करके आपने देखा होगा 2016 में इस्तांबुल में रोड पे आपको, मेन रोड पे, हाईवेज पे आपको टैंक्स दिखे होंगे आर्मी के, तो वो मिलिट्री कूप की कोशिश थी। तो मिलिट्री कूप, लेकिन वो फेल हो गया था। उससे पहले 3 बार वो मिलिट्री कूप कर चुके हैं जो कि सक्सेसफुल रहा, लेकिन इस बार वो फेल हो गया। क्योंकि हुआ क्या, एर्डोगान ने, सोशल मीडिया का ज़माना है, एर्डोगान ने तुरंत अपने कुछ मैसेज बनाए और अपने लोगों में, पार्टी में सब जगह फैला दिए। लोग अपनी पार्टी के लोग लेके रोड पे आ गए, रास्तों पे आ गए, और आर्मी को उन्होंने रोक दिया और ये कूप जो है कैंसिल हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वैसे भी जीडीपी की तो हालत बेकार थी टर्की की, लोगों के पास जॉब्स थे नहीं, इकोनॉमी एकदम डाउन हो रही थी टर्की की। तो इन्होंने क्या किया कि अब इन चीज़ों से लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाए। लोगों का ध्यान इन्होंने भटकाने के लिए क्या किया, पब्लिक को खुश करने के लिए और पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए एक उन्होंने रिलीजन कार्ड खेला, और वो रिलीजन कार्ड था हाइया सोफिया म्यूज़ियम। इन्होंने डिसीजन लिया कि अब हाइया सोफिया को हम एक मस्जिद के तौर पे बना देंगे, इसको एक मस्जिद बना देंगे। तो उन्होंने इसको एक मस्जिद बना दिया, और उसके बाद
जो भी है वो सब आपको मीडिया में आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों हाईया सोफिया को जो अभी मस्जिद में बदला गया है उसके पीछे ये कहानी है। वो क्या था, वो क्या हो गया, क्यों इतनी बार बदला, ये सारी चीज़ें ये हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, ये आपको मेरा काम पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।